नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी प्यारे रसूलों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटी 2026 की तैयारी करने वाले वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सीटी की तैयारी करने वाले वो 30 लाख स्टूडेंट जिनको बहुत बेसब्री से इंतजार है। और आज हम उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज हम करवाएंगे राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान का सामान्य परिचय हम अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज की क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटी का एग्जाम अब बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और इसकी जो पात्रता रहेगी वो आपकी 3 साल की रहेगी। तो आप सीटी को हल्के में मत लीजिए। राजस्थान के अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपको सीटी का एग्जाम पास करना अनिवार्य है। और इस सीटी में बदलाव भी किए गए हैं, उसमें जो 40% अंक हैं वो आपको अर्जित करने होंगे, यानी 150 नंबरों का जो पेपर आएगा उसमें से आपको 60 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सही होने चाहिए, तभी आप सीटी की दौड़ में हैं वो भाग सकते हैं, अन्यथा आप सीटी की दौड़ से पिछड़ सकते हैं। इसलिए खूब मेहनत कीजिए। हमारी रोजाना क्लास शाम 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी आती है, तो आप रोजाना मैं आपको क्लास लेकर के आऊँगा। राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के मैप की ओर, क्योंकि राजस्थान का जो मैप और राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो राजस्थान के न्यू जिले और पहले जो 33 जिले थे अब वर्तमान समय में 7 संभाग और 41 जिले हैं। और उसमें से 8 कौन कौन से नए जिले बने हैं तो हम देखें तो फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा और डीन। ये 8 वो जिले हैं जो नए जिले हैं और वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। तो आपको स्थिति का पता होना चाहिए राजस्थान के कौन से जिले हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए हम राजस्थान का मैप हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं इस क्लास की ओर। और क्लास में हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। और सामान्य परिचय अगर राजस्थान का प्राचीन नामकरण की बात करें तो राजस्थान है उसमें ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावृत के नाम से जाना जाता था, यानी ऋग्वेद में यानी राजस्थान का जो नाम था वो था ब्रह्मावृत के नाम से। और रामायण में यानी रामायण की जो रचना की थी वाल्मीकि ने, और वाल्मीकि ने इसमें मरुकांतर कहा था। यानी मरुकांतर इसलिए क्योंकि राजस्थान का 61% लगभग 62% जो क्षेत्र है वो मरु क्षेत्र है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र होने की वजह से इसी मरु का अंतर प्रदेश है वो वाल्मीकि ने कहा था रामायण में। उसके बाद में अगर देखें तो 1800 ईस्वी और 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने वो पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो यानी जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी का वो समय था और उस समय राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और इसका जो उल्लेख है उसकी पुस्तक आती है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इसका जो प्रकाशन है वो 1805 ईस्वी में हुआ था, जिसने किया था विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। और विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा इसका प्रकाशन है 1805 में किया था। और इस पुस्तक किसकी है तो ये पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है जिसमें इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था और वो समय था 1800 ईस्वी का। तो याद रखना सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। और इसकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से। और 1805 में ये प्रकाशन में आती है पुस्तक, और इसका प्रकाशन करने वाला व्यक्ति था वो था विलियम फ्रैंकलिन। इसके बाद में अगर चर्चा करें तो सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख यानी वसंतगढ़ शिलालेख, और वसंतगढ़ शिलालेख है वो है सिरोही में। और सिरोही में जो वसंतगढ़ शिलालेख मिलता है
उसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, राजस्थानी द्वितीय शब्द है वो किस शिलालेख में किया गया है, तो वो है बसंतगढ़ शिलालेख में। और बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है, वह है सिरोही में। राजस्थान का दक्षिणी और पश्चिमी जो जिला है सिरोही जिला, वहां पर बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है। और उस शिलालेख में राजस्थान का जो नामकरण मिलता है वह है राजस्थानी द्वितीय के नाम से। इसके बाद में अगर ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, यानी राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसने, ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने। उसके बाद में 1829 का समय आता है और 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। समय कौन सा था, 1829 का समय था। और इनकी एक पुस्तक आती है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो ये इसकी पुस्तक रहती है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इस राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का है वो प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया था, 1829 का समय था। तो ये सामान्य जानकारी, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया था, 1829 में। कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। और इसके साथ साथ में आपको राजस्थानी द्वितीय है तो बसंतगढ़ शिलालेख में, राजपूताना है तो जारथोम्स के रूप में, ब्रह्मावर्त है तो ऋग्वेद में, और रामायण में है वो मरुकांतर के रूप में जाना जाता था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और राजस्थान का अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। यानी अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है राजस्थान का, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है। यानी अक्षांश की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान है पूर्वी गोलार्ध में है। तो ग्लोब पर जो राजस्थान की स्थिति होती है वो होती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी नॉर्थ और ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान की है वो स्थिति रहती है ग्लोब पर। तो याद रखना उत्तर पूर्व में और पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये आप ग्लोब पर देख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से जो ये रेखाएं खींची गई है इनको अक्षांश रेखाओं के नाम से वो जाना जाता है। तो ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगर देशांतर की बात करें तो उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। यानी उत्तर से दक्षिण आप देख सकते हैं इस तरह से, और उत्तर से दक्षिण ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और अक्षांश की बात करें तो अक्षांश से दूरी की गणना की जाती है और देशांतर से समय की गणना की जाती है। यानी अक्षांश है और अक्षांश से है वो दूरी की गणना करते हैं। जिस तरह से हम कितने डिग्री अक्षांश पर है वो राजस्थान स्थित है तो हम पढ़ते हैं 23 डिग्री 12 मिनट से 30 डिग्री 30 मिनट तक हम पढ़ते हैं। जिस तरह से अक्षांश से तो वो भूमध्य रेखा से उसकी दूरी होगी। और देशांतर है वो करवाता है समय की गणना। और समय की गणना है वो किस तरह से करवाता है, क्योंकि एक देशांतर को दूसरे देशांतर से पार करने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का समय। तो हम कोई भी देशांतर, जितने भी देशांतर हो 8, 10, 2 समय 2 क्षेत्रों के मध्य देशांतर होता है, उनके मध्य जो देशांतर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है 4 से। जिस तरह से मान लीजिए ए और बी 2 क्षेत्र हैं और उसमें समय बताना है, ए में 12 बजे हैं तो बी में समय क्या होगा, और बी है वो पूर्वी गोलार्ध में तो उनके मध्य है वो 5 देशांतर हो तो हम काउंट कर सकते हैं 5 और 20, यानी 20 मिनट निकल करके आती है। तो यानी ए से बी समय है वो 20 मिनट आगे होगा क्योंकि वो पूर्व में स्थित है। अगर पश्चिम में होता है तो पश्चिम में 20 मिनट है वो माइनस में किया जाता है। तो याद रखना देशांतर हमेशा समय की गणना करवाता है, अक्षांश हमेशा दूरी की। अब अगर हम देखें तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 होती है, यानी अक्षांश रेखाओं की। और अक्षांश रेखाएं होती है वो 179 होती है, 179 होती है। ये अक्षांश जो रेखाएं देख रहे हैं ये 179 होती है। परंतु ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या है वो 181 होती है।
तो ये दो का अंतर कैसे आता है आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि गलों पर कुल अक्षांश की बात करें तो भूमध्य रेखा से, यानी ये 0 डिग्री रेखा है, और इस 0 डिग्री रेखा से अगर हम उत्तर और दक्षिण में जाएं तो 90 आपको उत्तर में मिलेंगे और 90 ही आपको दक्षिण में मिलेंगे। तो 90 और 90 180 और एक भूमध्य रेखा, भूमध्य जो अक्षांश है ये, तो 181 होते, तो कुल अक्षांश 181 होते हैं। अब कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो वो 179 होते हैं। दो का अंतर इसलिए आता है क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो एक बिंदु के रूप में, न कि रेखा के रूप में, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कुल अक्षांश रेखाओं के रूप में। तो रेखाएं नहीं गिनी जाती तो दो उनको माइनस कर दिया जाता है, तो 179 आते हैं। तो याद रखना कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या 179 होती है, कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। अब हम चर्चा करते हैं गलोब पर कुल देशांतर की। तो गलोब पर कुल देशांतर की बात करें तो वो होते हैं 360 देशांतर। तो गलोब पर 360 देशांतर होते हैं क्योंकि एक जो वर्त होता है पूरा वो 360 डिग्री का होता है, और एक एक डिग्री के अंतराल से हैं वो देशांतर है वो खींचे गए हैं, इसलिए कुल देशांतरों की संख्या होती है वो होती है 360 देशांतर। अब हम आते हैं दो अक्षांश के मध्य की दूरी, यानी दो अक्षांश है और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 111.13 किलोमीटर की होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर की होती है, और भूमध्य से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लगभग इनकी दूरी है वो समान रहती है, मामूली सी दूरी है वो घट जाती है। ठीक है, तो याद रखना दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर की होती है। अगर दो देशांतर की बात करें तो दो देशांतर के मध्य की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर की होती है, यानी भूमध्य रेखा पर इनकी जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर की होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे फिर वो दक्षिणी ध्रुव हो, तो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी है वो कम होती जाती है, और ध्रुवों पर इनकी दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि सभी देशांतर है वो ध्रुवों पर जाकर के मिल जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर इनकी दूरी 0 किलोमीटर की होती है। तो याद रखना भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर की ही होती है। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के कटिबंध एवं मानक समय के रूप में हम पढ़ते हैं। तो अगर हम सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश के रूप में देखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिक है, थोड़ा मैं आपको समझने के लिए अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इसलिए क्योंकि हम आगे राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो 0 डिग्री रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं, यानी ये जो 0 डिग्री है और पृथ्वी के मध्य से गुजारी गई रेखा है, इसलिए यानी भूमि के मध्य से, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुव इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण में क्या होता है कि सूर्य है वो उत्तर की ओर होता है और दक्षिण की ओर होता है, तो विषुव यानी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो इसलिए इसको विषुव के नाम से जाना जाता है। और देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्य रेखा कहा जाता है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो खींची गई है पृथ्वी के बीच से, उसे कौन सी रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान मध्यम रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो भारत का मानक समय रेखा है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ये जो आप देख रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा कहलाती है, ये है 82.5 डिग्री, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है, यानी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो प्रयागराज का नैनी गांव है, और वहां से ये 82.5 डिग्री है वो प्रवेश करती है। इसके बाद में अभी आपको बताया था 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो समय अंतर होता है वो रहता है 4 मिनट का, और भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी 0 डिग्री, ये जो आप 0 डिग्री देख रहे हैं और ये 82.5 डिग्री रेखा है, और अगर हम इन दोनों के मध्य समय गणना करें तो इसका समय जो अंतर आएगा वो आएगा 5.5 घंटे।
कैसे आएगा? क्योंकि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री चलते हैं तो हमारे पास कुल देशांतरों की संख्या होती है 82.5। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो मिनट निकल करके आती है वो आती है 330 मिनट। और 330 मिनट को हम 60 से, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का हम भाग दें तो हमारे पास में आता है 5 घंटे 30 मिनट निकल कर, 6 5 30 और 30 जो मिनट बचे वो आगे मिनट में, तो यानी 5.5 घंटे आगे। क्योंकि पूर्व में हमेशा समय आगे होगा, पश्चिम का पूछे तो वास्तविक समय से हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो पूर्व में जाने से हमेशा समय में वृद्धि होती है, पश्चिम में जाने में हमेशा समय में क्या होती है? कमी होती है। तो इस चीज को याद रखना आप। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं सभी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और इसी क्लास से आपके सीटी एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफियो, इंडिया ज्योग्राफियो में पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, रेगुलर आप क्लास देखिएगा। शाम 7 बजे क्लास आती है इसी मेरे यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करवाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप क्लास आपको किस तरह से समझ में आया है। और अंत में मैं आपसे वो मुख्य क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब आता है राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो राजस्थान की स्थिति अगर ग्लोब की बात करें और विश्व की बात करें तो ग्लोब पर राजस्थान है वो उत्तर पूर्व में यानी ईशान कोण में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में है पूरा ये विश्व है। और यहाँ से जो ग्रीनविच रेखा खींची गई है और ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और हमारा भारतीय और राजस्थान की स्थिति ये है। तो यानी उत्तर पूर्व में है वो राजस्थान की स्थिति है। अगर हम एशिया महाद्वीप में देखें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में आता है, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में हमारा राजस्थान है वो मौजूद है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, यानी वायव्य कोण पर स्थित है। ये आप देख रहे हैं भारत, और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में है, और विश्व के ग्लोब की बात करें तो उत्तर पूर्व में स्थित है। तो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं सीटी के एग्जाम में कि एशिया महाद्वीप के किस छोर पर राजस्थान की स्थिति है, तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम में है। ग्लोब पर कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। और भारत की बात करें तो भारत में कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम में है। तो स्थिति का आपको पता होना चाहिए, तीनों स्थितियां आपको, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए और आप डायग्राम भी बना लीजिए साथ साथ में। तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अब हम आते हैं कर्क रेखा के बारे में, क्योंकि राजस्थान से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर कर्क रेखा के बारे में चर्चा करें तो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यानी यहाँ पर से गुजरती है 23.5 डिग्री, ये जो रेखा है इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा अगर भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो कौन कौन से 8 राज्य हैं? उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है। इन 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा है वो गुजरती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो 2 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसके नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर हम राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो वो है 26 किलोमीटर। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। और ये बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है, जो कुशलगढ़ तहसील है वहाँ से, और डूंगरपुर के चीखली जो गांव है वहाँ से उसको डूंगरपुर को छूती हुई गुजर जाती है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, बांसवाड़ा के कहाँ से गुजरती है? कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। और डूंगरपुर के कहाँ से गुजरती है? चीखली गाँव से होकर के गुजरती है। तो और राजस्थान में कितने किलोमीटर है वो गुजरती है? तो वह है उसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। तो याद रखना कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है।
21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी जो सूर्य है वो कर्क रेखा की अगर बात करें तो 21 जून सूर्य की स्थिति है वो कर्क रेखा पर होती है। इस समय है वो सीधा चमकता है, यानी लंबवत चमकता है और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात और सबसे छोटी परछाइयाँ बनती हैं। तो ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है या कौन सी तिथि को होता है, तो 21 जून को होता है। सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को होती है। और सबसे छोटी परछाइयाँ कब बनती है, तो वो 21 जून को ही बनती है, क्योंकि सूर्य है उसकी स्थिति है वो ऊपर होती है, लंबवत होती है और सीधी किरणें गिरती है। इंसान के पेड़ पौधों के ऊपर किरणें गिरती है तो उसकी परछाइयाँ वो नहीं बनती है। और इसके बाद है सूर्य है वो दक्षिणायन होना प्रारंभ में हो जाता है, यानी 21 जून के बाद में लगातार सूर्य है वो दक्षिण की ओर चला जाता है। और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन की बात करें यानी लंबवत की बात करें तो किस जिले में है, तो वह है बांसवाड़ा जिले में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या लंबवत किस जिले में है, तो वह बांसवाड़ा जिले में, क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है और वहां पर सूर्य की स्थिति रहती है, इसलिए बांसवाड़ा में लंबवत होता है। इसके साथ साथ में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन की अगर बात करें तो वह है श्रीगंगानगर जिले में। तो तिरछापन है सबसे ज्यादा है वो श्रीगंगानगर में होता है और लंबवत है यानी सीधापन है वो बांसवाड़ा में होता है, क्योंकि गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उत्तरी जिला है और ये बांसवाड़ा, जब सूर्य की स्थिति यहाँ होगी तो यहाँ तो सूर्य की किरणें एकदम लंबवत गिरेगी, पर तो गंगानगर में सूर्य की किरणें हैं उनका कोण है वो अधिक रहेगा इस तरह से, तो तिरछापन है वो सूर्य किरणों का अधिक रहता है। बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर हम जाएंगे तो सूर्य की किरणों का जो कोण है या तिरछापन है वो हमेशा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बांसवाड़ा से डूंगरपुर की ओर जाते हैं, गंगानगर की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों का कोण होगा, यानी इसमें ऑप्शन दे सकते हैं घटेगा, बढ़ेगा, बराबर रहेगा या कोई नहीं। तो इसमें हमेशा याद रखना बढ़ेगा। यानी बांसवाड़ा से हम उत्तर की ओर कोई से भी जिले में जाएंगे तो सूर्य की किरणों का कोण है वो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। तो ये थी कर्क रेखा। अब हम पढ़ते हैं मकर रेखा के बारे में। तो मकर रेखा की स्थिति किस तरह से रहती है और ऋतु चक्र क्या रहता है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यानी जिस तरह से उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो दिन और रात क्या होती है, बराबर होते हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें तो सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर होता है और उसके बाद में 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति है वो रहती है। अगर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती है। यानी दिन होता है वो छोटा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में और रात होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और राजस्थान में जो ऋतु बनती है वो कौन सी हो जाती है, शीत ऋतु हो जाती है 22 दिसंबर। सूर्य क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो सूर्य का किरणों का कोण है वो ज्यादा तिरछापन हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का विस्तार के बारे में। तो राजस्थान का विस्तार है वो किस तरह से है, अगर हम अक्षांश के रूप में देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार रहता है। यानी राजस्थान का ये जो दक्षिणी बिंदु है ये 23 डिग्री 3 मिनट है और 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो रहता है। और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट, यानी यहाँ से लेकर के 69 डिग्री 30 मिनट है और पूर्वी जो छोर है वो है 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर 78 डिग्री 17 मिनट, तो पूर्वी देशांतर के मध्य है। और राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें तो वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
यानी राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरने वाला जो अक्षांश है, याद रखना, वह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पीछे एग्जाम में कि राजस्थान के कौन सा अक्षांश है वो मध्य से होकर के गुजरता है, तो वह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। और राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर की बात करें तो वह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरता है। तो 27 डिग्री अक्षांश मध्य से और 74 डिग्री देशांतर है वो भी राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरता है। तो दोनों याद रखना। इसके बाद में है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला, तो वो है जैसलमेर। यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से को किस जिले से होकर के गुजरती है, तो वो है जैसलमेर जिले से होकर के गुजरती है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें, यानी उत्तर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, तो इसकी लंबाई है वो है 826 किलोमीटर की। यानी उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है और 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई की में अंतर की बात करें तो वो अंतर आता है 43 किलोमीटर का, क्योंकि पूर्व से पश्चिम है वो इसकी चौड़ाई है वो 43 किलोमीटर ज़्यादा है। तो 869 में से 826 निकालते हैं तो 43 किलोमीटर का अंतर हमारे पास में आता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, आपको याद रखने हैं। अगर राजस्थान का उत्तरी गांव की बात करें, यानी सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो वह है कोणा गांव गंगानगर। यानी यहाँ पर है कोणा गांव और कोणा गांव श्री गंगानगर है और राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। और राजस्थान का दक्षिणी गांव की बात करें तो वह है बोरकुंड बांसवाड़ा में। यानी सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड बांसवाड़ा में है, यहाँ पर बोरकुंड बांसवाड़ा। तो उत्तरी गांव कोणा गांव गंगानगर में, दक्षिणी गांव बोरकुंड बांसवाड़ा में। अगर पूर्वी गांव की बात करें तो वह है सिलावट गांव, और सिलावट है वो राजाखेड़ा धौलपुर में है, सबसे पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी गांव की बात करें तो वह है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर में। यानी ये जो जैसलमेर है और यहाँ पर है कटरा गांव, सम तहसील है यहाँ पर और यहाँ पर मौजूद है। और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव की बात करें तो वो है लामपोलाई मेड़ता नागौर में। यानी राजस्थान का एकदम मध्यवर्ती गांव यहाँ पर लामपोलाई गांव है, ये है नागौर जिला। और नागौर जिला का मेड़ता क्षेत्र है, वहाँ पर है लामपोलाई गांव, जो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव माना जाता है। अब राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की जो आकृति है वो है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो यानी विषम कोणीय चतुर्भुज है, यानी चारों इस तरह से भुजा, यानी पतंग के समान इसकी भुजा रहती है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो आकृति इस तरह की है। कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा इस तरह से, यानी चारों ओर की जो बाउंड्री है अगर उसकी बात करें तो राजस्थान की कुल लंबाई है स्थलीय सीमा की वो है 5920 किलोमीटर। और इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। दोनों को अगर काउंट करें, प्लस करें तो 5920 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, अंतर्राज्यीय कितनी है और कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो 18% हिस्सा है वो रेड क्लिफ रेखा का रहता है 1070 किलोमीटर का, और 4850 किलोमीटर जो रेखा है उसका 82% हिस्सा रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास, आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो सीटी की एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान सामान्य परिचय का सेकंड भाग मैं कल लेकर के आ रहा हूँ। आप धीरे धीरे चलिए, पर तो रेगुलर है वो आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों आपको क्लियर करवाऊंगा, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारी क्लास के साथ बने रहे हमेशा। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपका प्यार, प्रेम, स्नेह इसी तरह से बना रहे।
इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।